नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564909606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के करंट अफेयर सीरीज का यह चौथा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है 1700 करोड़ रुपए से बोकारो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे का निर्माण झारखंड राज्य में किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी डाबर बनी है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि 1700 करोड़ रुपए से बोकारो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे का जो निर्माण है वह झारखंड राज्य में किया जाएगा और इसका जो निर्माण है यह भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी जो बनी है वह डाबर बनी है और डाबर कंपनी जो स्थापना है वह 1884 में इसकी स्थापना हुई है और इसकी स्थापना एस.के. बर्मन ने की थी। डाबर कंपनी जो स्थापना है वह एस.के. बर्मन ने की थी 1884 में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। किस कंपनी की फाउंडर फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है? नायका, ग्रोफर्स इंडिया, जोमेटो या जस्ट डील? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, नायका कंपनी की फाउंडर फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है और इन्होंने नायका की जो स्थापना है वर्ष 2012 में नायका की स्थापना की थी और इनके पास कुल जो संपत्ति है वह 7.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर इनकी कुल संपत्ति है। अभी हाल ही में हुरुन की रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड की रैंकिंग जारी की गई है, जिनमें इनका जो स्थान है वह 10वां इनका स्थान दिया गया है और भारत की दो महिलाएं और इस रैंकिंग में हैं। एक राधा वेम्बू जिन्हें 25वां स्थान प्रदान किया गया है और दूसरी किरण मजुमदार शॉ हैं जिन्हें 26वां स्थान प्रदान किया गया है। और हुरुन की इस लिस्ट में जो प्रथम स्थान दिया गया है वह चीन की ऊ यजून को दिया गया है प्रथम स्थान। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फरवरी 2022 में भारत सरकार ने 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। दूसरा स्टेटमेंट है जयपुर में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि भारत सरकार ने फरवरी 2022 में चीन के कुल 54 ऐप्स को बैन कर दिया है। दूसरा स्टेटमेंट जो है यह गलत है क्योंकि मरु महोत्सव 2022 का आयोजन जयपुर में नहीं किया गया था बल्कि इसका आयोजन जैसलमेर में किया गया था। जैसलमेर में किया गया था 13 फरवरी 2022 को और यह कुल 4 दिनों तक आयोजन किया गया था मरु महोत्सव का। तो इससे इसका पहला ऑप्शन है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको सही कथन का चुनाव करना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश दक्षिण अफ्रीका बना है। दूसरा स्टेटमेंट है आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है। केवल एक सही है, केवल दो सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदान करने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है वह दक्षिण अफ्रीका बना है और इसने डबूस नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पेटेंट प्रदान किया है। इसका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में और इन्हें हाल ही में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है और नीरज चोपड़ा ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इससे इसका ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, बीजिंग, बर्मिंघम या टोक्यो? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी बर्मिंघम में। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में किया जाएगा और यह जो आयोजन होगा वह 28 जुलाई 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। बर्मिंघम जो है यह ब्रिटेन में स्थित है।
इसका ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ भी आपको सही कथन की पहचान करनी है। एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात के कच्छ के रण में खावदा गांव में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करेगा। दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग में स्थित अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात के कच्छ के रण के खावदा गांव में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करेगा और इसकी जो कुल क्षमता होगी वह 4750 मेगावाट इसकी कुल क्षमता होगी। बात करते हैं एनटीपीसी लिमिटेड की, तो एनटीपीसी की जो स्थापना है वो वर्ष 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है और यह एक महारत्न कंपनी भी है एनटीपीसी। और इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित अपनी फायरिंग रेंज है उसका नाम विद्या बालन के नाम पर रखा है। और यह प्रश्न जो है UPSSC पीटी में भी पूछा गया था, तो इससे जो है इसका ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सही कथन की पहचान करनी है आप लोगों को। इसमें भी हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस 10 फरवरी को मनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है हाल ही में जेल वाणी FM 18.77 रेडियो चैनल इंदौर सेंट्रल जेल में शुरू किया गया है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस 10 फरवरी को नहीं मनाया जाता बल्कि यह 13 फरवरी को मनाया जाता है और यह सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के सम्मान में इसे प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और सरोजिनी नायडू जी का जन्म जो है 13 फरवरी 1879 को हुआ था, इनका जन्म हुआ था और यह भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला बनी थी और यह यूपी की राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू जी और इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता था। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वह सही है कि जेल वाणी FM 18.77 रेडियो चैनल जो है यह इंदौर सेंट्रल जेल में शुरू किया गया था। तो इससे जो है इसका दूसरा ऑप्शन है वह सही है और इससे जो जेल में बंद कैदी हैं उन्हें बाहरी दुनिया की जानकारी प्राप्त होगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अक्टूबर के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस देश के खिलाड़ी आसिफ अली को चुना गया है? आसिफ अली किस देश के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, यह पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं आसिफ अली, जिन्हें अक्टूबर मंथ के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड दिया गया है। और बात करते हैं वुमेन अवार्ड की, तो अक्टूबर मंथ के लिए आयरलैंड के खिलाड़ी हैं लॉरा डेलानी को यह अवार्ड मिला है महिला वर्ग में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सही कथन की पहचान करनी है आप लोगों को। पहला स्टेटमेंट है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण लद्दाख में किया है। दूसरा स्टेटमेंट है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण पुणे में किया गया है। केवल एक सही है, केवल दो सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का जो निर्माण है यह लद्दाख में किया है। बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है वर्ष 1932 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में भारतीय वायुसेना जो प्रमुख है वह VR चौधरी जी हैं। दूसरा स्टेटमेंट है यह गलत है। यह जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है यह पुणे में नहीं किया गया है बल्कि यह हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद में किया गया है। और यह जो बल्ला है यह कुल 9 टन का है, 56.1 फीट लंबा है और इसका जो अनावरण है यह पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने किया है हैदराबाद में। तो इससे इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कौन सा स्टेटमेंट वह सही आपको पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थी। दूसरा स्टेटमेंट है भारत का पुणे शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है, पहला स्टेटमेंट वह सही है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की जो थीम रखी गई थी वह नेशन फर्स्ट और ऑलवेज फर्स्ट थी। दूसरा स्टेटमेंट है गलत है कि भारत का पुणे शहर नहीं बल्कि इंदौर शहर को देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है, इंदौर को। और इसके साथ यह भी आप नोट कर लीजिएगा, इंदौर जो 5वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर भारत का घोषित किया गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तीसरे जो पहला जो ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सही स्टेटमेंट आपको इसमें पहचानना है। हाल ही में चीन ने वर्ष 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दूसरा स्टेटमेंट है
गुजरात में स्थित लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने का घोषणा की है। केवल एक सही है, केवल दो सही, दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि चीन ने वर्ष 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसके साथ भारत का भी आप लोग नोट कर लीजिए, भारत ने वर्ष 2070 तक जो है कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत का भी नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि लोथल को गुजरात सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है। और इसके साथ एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिए, अभी हाल ही में गुजरात के धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और उत्तर प्रदेश झांकी की जो थीम रखी गई थी वह एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम इसकी थीम रखी गई थी। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान था, दूसरे स्थान पर कर्नाटक था और तीसरे स्थान पर मेघालय था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। सऊदी अरब का पहला योग उत्सव 19 जनवरी 2022 को कहां पर आयोजित हुआ? जिद्दा, आभा, यानबू या ताबुक? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, जिद्दा में आयोजित किया गया था सऊदी अरब का पहला योग उत्सव 19 जनवरी 2022 को। बात करते हैं सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वह रियाद है और यहाँ की जो करेंसी है वह रियाल है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किस राज्य में पाई जाने वाली प्रसिद्ध हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम या ओडिशा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, मणिपुर की। मणिपुर के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात करते हैं मणिपुर की, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है जिनमें मणिपुर भी शामिल था। और मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीट हैं और दूसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं एन बीरेन सिंह मणिपुर के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन अमित शाह ने लॉन्च किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में यूएस ग्रां प्री 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है क्योंकि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को अमित शाह ने नहीं लॉन्च किया बल्कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। दूसरा स्टेटमेंट है वह भी गलत है क्योंकि यूएस ग्रां प्री 2021 को लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीता है बल्कि मैक वर्स्टैपेन ने जीता है जो नीदरलैंड के F1 रेस ड्राइवर हैं और लुइस हैमिल्टन जो है यह यूके के हैं। तो इससे जो है इसका ऑप्शन डी है वह सही है। इनमें से कोई स्टेटमेंट जो है वह सही नहीं है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत सरकार ने किस वर्ष तक ई पासपोर्ट लॉन्च करेगी? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वर्ष 2022-23 में भारत सरकार ई पासपोर्ट लॉन्च करेगी जिनमें चिप लगा रहेगा जिससे वेरिफिकेशन कराने में काफ़ी आसानी होगी, कम समय लगेगा। इसीलिए इसे वर्ष 2022-23 तक सरकार लॉन्च करने की सोच रही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है वह आपको पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बड़े शहरों की कैटेगरी में बेंगलुरु का प्रथम स्थान है। दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर में खोला गया है। केवल एक सही है, केवल दो सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सही, इसके दोनों स्टेटमेंट हैं वह सही है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बड़ों शहरों की कैटेगरी में बेंगलुरु का प्रथम स्थान है, दूसरे स्थान पर पुणे है और तीसरे स्थान पर अहमदाबाद है। और इस इंडेक्स को आवासीय और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जारी किया था। और बात करते हैं छोटे शहरों में, अर्थात जहां पर 1 मिलियन से कम आबादी है, उसमें प्रथम स्थान पर शिमला है, दूसरे स्थान पर भुवनेश्वर है और तीसरे स्थान पर सिलवासा है। तो बड़े शहरों में बेंगलुरु प्रथम स्थान पर, छोटे शहरों में शिमला प्रथम स्थान पर है। और दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर में खोला गया है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट है वह सही है, तो इससे ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न। 1000 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या बांग्लादेश?
तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, अपनी भारतीय टीम बनी है 1000 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है जिसने कुल 958 मैच खेले हैं। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है जिसने कुल 936 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेले हैं। और इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वह आईसीसी कहा जाता है और इसका जो मुख्यालय है वह दुबई में स्थित है। और इसके जो चेयरमैन वर्तमान में हैं आईसीसी के वह ग्रेग बार्कले हैं जो न्यूजीलैंड के हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने अपने 3 साल पूरे किए हैं। यह योजना कब शुरू की गई थी? इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी और उसके 3 साल जो है पूरे हो गए हैं 2022 में। और इस योजना की जो शुरुआत है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और इसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 3 किस्तों में 6000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला जो शहर है वह कौन बना है? टोक्यो, बीजिंग, लंदन या गोल्ड कोस्ट? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी बीजिंग। बीजिंग पहला शहर बना है दुनिया का जिसने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुआ था वह वर्ष 2008 में हुआ था और शीतकालीन जो ओलंपिक है वह 2022 में अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि टोक्यो एशिया का पहला शहर बना है जहाँ पर 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया गया है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और आप लोग कितने % सही हो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।